दोस्तों नमस्कार। आपने दक्षिण नहीं जीता तो फिर क्या जीता। राजनीतिक तौर पर यही वो बात है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परेशान कर रही है। वो लगातार तमिलनाडु और केरल में न सिर्फ रैलियां कर रहे हैं बल्कि रोड शो भी निकाल रहे हैं और मानकर चल रहे हैं कि 2024 में दक्षिण भारत को वह जीत लेंगे। वो चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, जहां का चुनाव परिणाम 5 बरस पहले यानी 2019 में बीजेपी के खाते में जीरो था, यानी कुछ भी नहीं था। तो क्या वाकई इतना बड़ा कमाल 2024 में हो जाएगा? लेकिन इस पूरे खेल के चक्कर में कहीं उत्तर भारत की सीटें भी बीजेपी गंवा तो नहीं देगी, या जिस बिसात को नरेंद्र मोदी लगातार दक्षिण भारत के लिए बिछा रहे हैं, कहीं उसके छांव तले उत्तर भारत की सीटें और खुद बनारस के भीतर मुश्किल हालात पैदा तो नहीं हो जाएंगे? राजनीतिक तौर पर कोई भी कहेगा नहीं नहीं, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन इस दौर में 26 तारीख का इंतजार राहुल गांधी कर रहे हैं, 26 तारीख का इंतजार कांग्रेस कर रही है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर जो वोटिंग पैटर्न दक्षिण का है वह उत्तर भारत का नहीं है। यानी उत्तर और दक्षिण भारत के भीतर की राजनीति और वहां पर वोटिंग पैटर्न, वहां पर उठने वाले मुद्दे, उन मुद्दों से हटकर दक्षिण भारत है। और शायद इस नब्ज को बीजेपी ने कितना पकड़ा यह तो दूर की गोटी है, लेकिन राहुल गांधी ने इसे बकायदा पकड़ लिया है। इसीलिए 26 अप्रैल के बाद अमेठी का भी ऐलान होगा और अमेठी नर्व सेंटर कैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बन जाएगा, यह भी देखने की बात होगी। क्योंकि राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में 26 तारीख के बाद भी लगभग 90-95 सीटें बची होंगी। 64 सीटें उत्तर प्रदेश की और 31 सीट बिहार की बची होगी। इस फहरिस्त में आप झारखंड का भी जिक्र कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल की बची हुई बाकी जो सीट होगी उनका भी जिक्र कर सकते हैं, जो तकरीबन 39 सीट होगी, और छत्तीसगढ़ का भी जिक्र कर सकते हैं जहां 7 सीटें बची होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश और बिहार है। तो क्या वाकई नॉर्थ साउथ का प्लान बिल्कुल कांग्रेस या राहुल गांधी के जहन में बिल्कुल अलग तरीके से है और यह मानकर चला जा रहा है कि 26 अप्रैल तक दक्षिण भारत की राजनीति को साधना है? क्योंकि 26 तारीख वक्त में केरल और तमिलनाडु में तमाम चुनाव निपट चुके होंगे। आंध्र प्रदेश में तो चौथे फेज में होना है, लेकिन उससे हटकर कर्नाटक के भीतर भी 14 सीटों पर वोटिंग हो चुकी होगी और 14 सीट बची हुई होगी। तेलंगाना पूरा बचा हुआ होगा, लेकिन तेलंगाना और कर्नाटक में तो कांग्रेस की सत्ता है। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु और केरल में बीजेपी कहीं नहीं है। आंध्र प्रदेश में वह चंद्रबाबू नायडू के कांधे पर सवार जरूर है, लेकिन प्लानिंग बहुत साफ है बीजेपी की दक्षिण भारत में इस बार अपना दरवाजा बड़ा खोलना है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस या राहुल गांधी के जहन में बहुत साफ तौर पर प्लानिंग साफ है कि आंध्र की राजनीति हो या तेलंगाना की राजनीति हो, इन सब से हटकर दक्षिण भारत की राजनीति के आश्रय ही उत्तर भारत की राजनीति को न सिर्फ साधना है बल्कि बीजेपी के अखाड़े में खड़े होकर चुनौती बीजेपी को देनी है। और इसके लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में तेजस्वी और अखिलेश यादव दोनों के साथ मिलकर रैलियां भी करनी है। इन रैलियों के आश्रय जो दो बड़े मुद्दे उठाने हैं, उन मुद्दों के साए तले यही बड़ी बात है कि युवाओं की नौकरियां छीन ली गई। इसी दौर में अग्निवीरों का सवाल भी खड़ा होगा और इसी दौर में महंगाई और आय जो कम हो गई, यानी कमाई जो कम हो गई, यही मुद्दे इन इलाकों में रेंगेंगे। किसानों की एमएसपी का सवाल होगा, लागत का पैसा मिल जाए, इन सब की बात होगी। लेकिन इस सिलसिले के छोर को आप कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि राजनीतिक तौर पर सत्ता पहली बार कांग्रेस को लेकर, राहुल गांधी को लेकर किस तरीके से सक्रिय हो गई है, आज उसका खुला नजारा और कहीं नहीं तमिलनाडु में नजर आया। जब राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर नीलगिरी में पहुंचा तो वहां पर चुनाव आयोग के अधिकारी, जिनको फ्लाइंग स्क्वाड कहा जाता है, वह राहुल गांधी की
हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने पहुंच गए। जैसे ही वो तलाशी लेने पहुंचे वैसे ही हर किसी को छत्तीसगढ़ का वो वाकया नजर आ गया और याद आ गया कि वहां पर जब चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अक्सर इन बातों का जिक्र करते थे कि प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर या जहाज में पता नहीं बक्से में भर भर के क्या क्या आता है। और वह चूंकि केंद्रीय एजेंसियां साथ में होती है जिसमें वहां की सुरक्षा एजेंसियों के हिस्से में ही वो आता है और चुनाव आयोग के अधिकारी होते हैं तो वह कुछ कह नहीं सकते हैं, राज्य पुलिस उसमें कुछ भी दखल देती नहीं है। तो क्या नीलगिरी में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच करने की जरूरत सिर्फ इस बात को लेकर पड़ गई कि इस दौर में राजनीतिक तौर पर चुनाव आयोग कितना सक्रिय हो चला है? क्योंकि इसी दौर में चुनाव आयोग ने भी आंकड़े दिए कि पहली बार पहले फेज की वोटिंग से पहले जितना पैसा वह भी कैश में जब्त किया गया है वो 2019 के पूरे चुनाव में इतना पैसा जब्त नहीं किया गया था। तकरीबन ये 4,500 करोड़ से ज्यादा का है। वो पैसा किसका है यह भी किसी से छुपा नहीं, गाहे बगाए वहां की जो लोकल न्यूज़पेपर है उन्होंने छाप ही दिया। लेकिन क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? लेकिन एक क्षण के लिए इस तस्वीर को जरूर देखिए जब नीलगिरी में राहुल गांधी पहुंचे और वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं आर्ट्स और साइंस के और वहां पर जो चाय बागान के वर्कर्स हैं उनसे मुलाकात करने वो उतरे थे और उसी वक्त चुनाव आयोग के अधिकारी पहुंचे सुरक्षा कर्मियों के साथ। तो यह भी पहली बार हुआ है। लेकिन सवाल पहली बार का नहीं है, सवाल तो इस बार के चुनाव को लेकर है। दक्षिण भारत में भाषण देते वक्त प्रधानमंत्री के जहन में कांग्रेस रहे, राहुल गांधी रहे, इतना तो ठीक है, लेकिन उन्हें उत्तर भारत की याद सता रही है। इसीलिए अपने भाषण में वह अमेठी का जिक्र इशारों इशारों में कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि दक्षिण के प्लान में दक्षिण के भावनाओं को कहीं ना कहीं राजनीतिक भाषणों में पिरोना होगा। तो वो वहां की भाषा, वहां के अपनी संस्कृति और उन इलाकों के क्षेत्र के लोगों के रहने के तौर तरीकों का जिक्र और इन सब के बीच आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को लेकर निशाना भी साधते हैं। तो यहां पर दो सवाल बहुत साफ हैं। क्या दक्षिण को जीतने के लिए बिना किसी प्लानिंग के बीजेपी निकल पड़ी यह सोच कर कि रामेश्वरम दूसरा काशी है, या हिंदुत्व के आश्रय जिस तमगे को लेकर वह उत्तर भारत में चल रहे हैं वही तमगा दक्षिण भारत में काम आ जाएगा? और दूसरी तरफ राहुल गांधी की दो प्लानिंग बहुत साफ तौर पर चल रही है कि 26 तारीख तक दक्षिण भारत से जैसे ही निपटेंगे वैसे ही उत्तर भारत की तरफ जब कदम बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर कैसे किस रूप में घेराबंदी होनी है उसके संकेत इस दौर में मिलने शुरू हो गए हैं। राजनीतिक तौर पर इन दो परिस्थितियों को महसूस करना जरूरी है। पहले सुनिए प्रधानमंत्री के बात, जब वो केरल में मौजूद हैं और जिक्र कर रहे हैं राहुल गांधी की अमेठी का, वह भी किस अंदाज में सुनना चाहिए। कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है और उन्होंने केरला में अपना नया ठिकाना बना लिया है।
दरअसल केरल में बीजेपी की मौजूदगी कभी नहीं रही, लेकिन यह सच है कि केरल में आरएसएस की मौजूदगी कोई आज से नहीं है। इस देश के भीतर जितनी भी शाखाएं आरएसएस की लगती है, उसमें सबसे ज्यादा शाखाएं केरल में ही लगती है। और केरल में बकायदा वामपंथियों के साथ आरएसएस के स्वयंसेवकों का टकराव भी बीते 3-4 दशकों से चला आ रहा है, और यह टकराव भी बड़ा घातक होता है। तो राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी का जिक्र और अमेठी का इशारों इशारों में जिक्र करने की जरूरत अगर प्रधानमंत्री को पड़ी, तो एक मैसेज बहुत साफ है। इस दौर में बीजेपी अपनी राजनीति को साधने के लिए केरल ही नहीं, दक्षिण भारत के किसी हिस्से में अपनी वैचारिक और विचारधारा के आश्रय कहीं कोई जमीन बना नहीं पाई है। एक ही नारा लगातार जो प्रधानमंत्री मोदी के जुबान से निकलता रहा, वह मोदी की गारंटी शब्द ही रहा। लेकिन यह कोई राजनीतिक जमीन नहीं होती है। लेकिन इसके ठीक उलट राहुल गांधी वहां की भावनाओं के साथ वहां के मुद्दे अगर उठा रहे हैं, और इस दौर में उत्तर भारत का जिक्र वो नहीं करते हैं, वो इस बात का जिक्र नहीं करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, वो फिर विरोध अडानी को लेकर भी वहां नहीं करते हैं। वो वैचारिक तौर पर संघ की सोच को सामने रखने की कोशिश किस रूप में करते हैं, यह भी सुनने की जरूरत है। Today, the main fight is against the ideology of the RSS and the ideology of the Congress party. So the BJP people, the Prime Minister, they say one nation, one people, one language, one leader. And this is a fundamental misunderstanding of our country, because language is not something that is imposed from the top. Language is something that comes out from inside the person, inside the heart of the person. Tell a person from Kerala that your language is inferior to Hindi, for example, is an insult to the people. It's like saying what is coming out of your heart is inferior to what is coming out of the heart of a person in Uttar Pradesh. Malayalam is not just a language, it is your link to your civilization. And this idea that India should have only one leader is an insult to every single young Indian person. तो कोई भी सवाल करेगा कि जब इस मासूमियत के साथ या फिर इतने भावनात्मक तरीके से अगर वह केरल के भीतर मलयालम भाषा को लेकर भी राजनीतिक तौर पर आरएसएस पर चोट कर रहे हैं, तो 26 तारीख के बाद ऐसा क्या कुछ हो जाएगा जो उत्तर भारत के भीतर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। राजनीतिक तौर पर बीजेपी यह मानकर चल रही है कि उत्तर प्रदेश में समूची राजनीतिक जमीन उसी की है, और उस पर अखिलेश यादव या मायावती या फिर खुद कांग्रेस कहीं कोई सेंध लगाने की स्थिति में आएगा नहीं। पिछली बार की तुलना में बीजेपी की सीट और बढ़ जाएगी, और जब से नीतीश कुमार बिहार में वापस लौटे हैं या पलटे हैं, उसके बाद से तो बीजेपी यह भी मान रही है कि बिहार में भी इस बार 2019 को दोहराने में उसे कोई मुश्किल होगी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि दरअसल अमेठी और रायबरेली को लेकर बीजेपी के भीतर एक टीस है, और दूसरी टीस गोरखपुर और बनारस को लेकर है। राजनीतिक तौर पर जिस प्लान का जिक्र कांग्रेस या राहुल गांधी के हिस्से में जा रहा है, वो पहली बार उत्तर प्रदेश की जमीन पर ही बिहार उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने का नर्व सेंटर कैसे बना दिया जाए, और राजनीतिक तौर पर इस बात का जिक्र कैसे निकल कर आए जहां पर युवा और किसान एक झटके में बीजेपी के हाथों से निकलकर उनके साथ आकर खड़ा हो जाए। यह एक मुश्किल सवाल जरूर है, लेकिन ध्यान दीजिए तो पूरा मध्य उत्तर प्रदेश का हिस्सा और उसके बाद पूरा पूरब का उत्तर प्रदेश का हिस्सा 26 तारीख के बाद से सक्रिय हो जाएगा राजनीतिक तौर पर, और उसी के साथ बिहार के भीतर जब आप एंट्री करेंगे तो वहां पर भी सिर्फ 26 तारीख तक 9 सीटों पर ही वोटिंग हुई होगी, 31 सीटों पर वोटिंग बची होगी, और उत्तर प्रदेश में 64 सीटों पर वोटिंग बची होगी। पहले फेज में 8 सीट, दूसरे फेज में 8 सीट उत्तर प्रदेश में जो होना है, जो एक लिहाज से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है।
लेकिन इन सब के बावजूद भी तीन महत्वपूर्ण बातें जो बड़ी गौर करने वाली है उसे थोड़ा समझना होगा। जब एक दिन पहले ही बीजेपी का मैनिफेस्टो आया तो मायावती निकल कर आई। उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो की जरूरत होती नहीं है और मैं कोई मैनिफेस्टो दूंगी नहीं। उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी सत्ता रही लेकिन आज तक हमने कभी मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, क्योंकि हम तो अपना काम करके दिखाते हैं, शब्दों के आश्रय नहीं चलते हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव जब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो उसके बाद पत्रकारों के सवाल को जवाब देते हुए उन्होंने 2 ही बातों का जिक्र किया कि पहली बार ऐसा लगा कि नौकरियां लूट ली गई हैं, रोजगार युवाओं के पास है नहीं, और जो महंगाई और लोगों की कमाई का जो हिस्सा है उसको लेकर बीजेपी कुछ कहती नहीं है। किसानों के हक का जिक्र भी बीजेपी करती नहीं है। तालमेल बनाकर संकेत बहुत साफ है, वो आरएलडी का तालमेल बना है बीजेपी के साथ, लेकिन उसके बावजूद भी क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर की राजनीतिक जमी को लेकर भी कहीं कोई माथे पर शिकन बीजेपी के तो नहीं है? क्योंकि जिस अंदाज में अखिलेश और मायावती निकल कर आए उसने एक संकेत तो दे दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमी पर एक तरफा जीत हासिल करने की जो सोच लगातार बीजेपी परोस रही है और 400 पार के नारे में ये 80 सीट बड़ी मायने रखती है, तो फिर इसके मतलब क्या हो सकते हैं, यह मायावती और अखिलेश दोनों को सुनकर जरा सोच लीजिए। कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। किसान और नौजवान और हर वर्ग के लोग इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। 10 साल में किसान ने आत्महत्या की है, गरीब बना है देश, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां छीनी गई हैं, आरक्षण खत्म हुआ है, बिजली से लेकर के आम चीजें महंगी की गई हैं। और ये महंगाई किसी कारण नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण है। भारतीय जनता पार्टी की केवल इनकी सरकार की पहचान है लूट और झूठ, इसके अलावा इनकी कोई दूसरी पहचान नहीं है। इन दोनों के ये संकेत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मायावती ने पिछली बार 10 सीटों पर कब्जा किया था अखिलेश यादव के साथ मिलकर। इस बार वो 10 सीटें किसके हिस्से में जाएगी और उनमें से बड़ा हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी रहा। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी जिस अंदाज में मायावती द्वारा जीती गई 10 सीट पर जीत हासिल करने के सपने पाल रही है, उन सपनों को तोड़ने की दिशा में अब बीएसपी धीरे धीरे सक्रिय हो जाएगी? क्योंकि राजनीतिक तौर पर अपनी पार्टी को किसी भी लोकसभा चुनाव के वक्त पूरे तरीके से शांत कर दिया जाए तो पार्टी खत्म हो जाती है। विधानसभा की खामोशी और लोकसभा के भीतर भी खामोशी, उसके बाद जो पारंपरिक वोट बैंक है वह भी खिसक जाता है। और यही स्थिति इस बार अखिलेश यादव के साथ है, क्योंकि देश के भीतर इतना ज्यादा राजनीतिक मिजाज जो लोकतंत्र, संविधान और बीजेपी की तानाशाही या प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहते कहते इस देश के तमाम विपक्षी नेता या इंडिया गठबंधन तमाम रैलियों में जब इन शब्दों का इस्तेमाल न सिर्फ करने लगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी उन्होंने तानाशाह शब्द का इस्तेमाल करवाया। जो अपने तौर पर इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दी उसमें भी तानाशाही शब्द का जिक्र किया। तो क्या राजनीतिक तौर पर इस देश में ऐसा माहौल उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में पहली बार कहें या फिर इससे पहले याद कीजिएगा तो मंडल कमंडल के दौर में, उससे पहले याद कीजिएगा तो फिर इमरजेंसी के दौर को,
यानी ये एक अपने तरीके की परिस्थिति है जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर एक तरफा जीत हासिल कर लेती है, जैसा बीजेपी दावा कर रही है, तो उसके बाद अखिलेश यादव के लिए भी अपनी पार्टी को संभालना मुश्किल होगा। तो उन्हें अपने तेवर कड़े करने होंगे और उस तेवर के साथ वह निकल कर आ रहे हैं। और तय यह भी हुआ कि अखिलेश और राहुल गांधी एक साथ रैलियां करेंगे। उत्तर प्रदेश के भीतर में कम सीटें जरूर मिली कांग्रेस को, लेकिन बावजूद इसके जो माहौल राजनीतिक तौर पर है उसमें अलग अलग जातीय समीकरण और धर्म के आश्रय भी वोटों का ध्रुवीकरण क्या हो चुका है और यह परिस्थिति बीजेपी को डरा रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में वह भी अमेठी, अगर उस जगह पर जाके राहुल गांधी बैठ जाते हैं तो राजनीतिक तौर पर क्या संदेश समूचे उत्तर प्रदेश में एक झटके में जाएगा, यह सिर्फ और सिर्फ सोचा जा सकता है। क्योंकि सवाल सिर्फ अमेठी की एक सीट का नहीं है, अमेठी के जरिए पूरे पुरवैया उत्तर प्रदेश जो है और उसके बाद जो बिहार का हिस्सा है उसे साधने की राजनीति है, जिसके दायरे में प्रधानमंत्री की सीट बनारस भी आती है। तो क्या राजनीतिक तौर पर इस दौर में खास तौर से जो कुछ उत्तर प्रदेश में, चाहे वो अंडरवर्ल्ड के नाम पर, चाहे अपराधियों के इनकाउंटर के नाम पर, जो कुछ भी हो रहा है, और इन सब परिस्थितियों के बीच जो सवाल अल्पसंख्यकों के सामने है, उसमें यह बड़ा सवाल हो गया है कि राजनीतिक तौर पर ऐसी स्थिति इससे पहले यूपी बिहार के भीतर कभी नहीं थी जो इस बार बन चुकी है। और यही परिस्थिति एक झटके में आगे निकलकर बिहार के भीतर जा रही है। क्योंकि ध्यान दीजिए, बिहार में भी तेजस्वी यादव पहली बार प्रधानमंत्री के निशाने पर आए, पहली बार देश के डिफेंस मिनिस्टर के निशाने पर आए। राजनाथ सिंह ने आज कह दिया कि आपको जो खाना है खाइए, लेकिन दिखाइए मत। यहां तक कह गए कि ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री को जेल में डाल देंगे, इतनी हिम्मत इनकी हो गई। यानी इससे पहले कभी भी तेजस्वी को लेकर प्रधानमंत्री खुद कोई टीका टिप्पणी नहीं करते थे, इस बार कर रहे हैं। वजह क्या है? अगर इन पन्नों को पुराने दौर में ले जाइएगा तो याद कीजिए, जिस वक्त 2014 का चुनाव हुआ था और पहली बार दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उसके तुरंत बाद पहला चुनाव जो 2015 में हुआ था वो दिल्ली का था। और उस वक्त उनकी जुबान पर केजरीवाल का नाम आता नहीं था, लेकिन एक बार उन्होंने एके कह दिया। AK-47 के जरिए जिक्र वो सिंबॉलिक तौर पर कर रहे थे, लेकिन उसके बाद दिल्ली की राजनीति में भूचाल आ गया और बीजेपी गायब ही हो गई। चुनावी हार उसके खाते में 2-3 सीटें ही आई, सिमट यहां तक गई। तो क्या इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव इस नब्ज को पकड़ रहे हैं? तेजस्वी इस नब्ज को पकड़ चुके हैं। और इन परिस्थिति में राहुल गांधी अपने उत्तर भारत के प्लान के मातहत अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही 26 अप्रैल को जो दूसरे चरण का मतदान खत्म होगा, उसके बाद की जो प्लानिंग है उत्तर भारत को लेकर, उसके केंद्र में अमेठी और उसके जरिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ये सभी आकर खड़े हो जाएंगे। कर्नाटक और तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां पर उतनी मशक्कत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि वहां पर संगठन जो चाहे पैसे के तौर पर हो या फिर सरकार के तौर पर हो, दोनों की मौजूदगी है। तो इस प्लानिंग के साथ अगर राजनीतिक परिस्थितियां 26 तारीख के बाद उभर कर आने वाली है तो मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी को एक झटके में या तो ट्रैक बदलना पड़ेगा या अब भाषण और रोड शो की नई स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। और उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को एक चुनाव, 2 चुनाव, 3 चुनाव में एक सरीखे साध पाना असंभव है। इससे पहले कभी हुआ नहीं है जहां पर हैट्रिक बनी हो और इन दोनों राज्यों में 3-3 बार लोकसभा चुनाव को कोई भी पॉलिटिशियन साध चुका हो। ऐसा ना तो नेहरू के साथ हुआ, ना इंदिरा गांधी के साथ हुआ। एक लगातार में 3 चुनाव सब कुछ अपने अनुकूल, ऐसा होता नहीं है। तो इस बार क्या 26 अप्रैल के बाद की उस राजनीतिक परिस्थितियों का इंतजार किया जाए? इसके अलावे कोई दूसरा विकल्प बचता भी नहीं है। तो इंतजार 26 अप्रैल का जरूर कीजिए। उसके बाद एक तस्वीर नई उभर कर आएगी, जो तस्वीर हो सकता है भारत की राजनीति के भीतर, खास तौर से उत्तर भारत और मध्य भारत की राजनीति को बदलने की दिशा में चल पड़े।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।